गीगल पर इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की बहुत सारी समरीज पढ़ने के बाद हमें यह तो समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट, और वो भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ही वो तरीका है जिससे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। और आज की समरी आपको एक स्टेप और आगे ले जाकर के इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है इन्वेस्टिंग द टेम्पल्टन वे, जिसे लिखा है लॉरेन टेम्पल्टन और स्कॉट फिलिप्स ने। इन्वेस्टिंग द टेम्पल्टन वे उन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए काफी हेल्पफुल बुक है जो अपनी चॉइस को बढ़ाना चाहते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लॉरेन टेम्पल्टन की लिखी हुई ये बुक जॉन टेम्पल्टन के एक्सपीरियंस और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है दोनों के बारे में बताती है। ये समरी कोई मामूली इन्वेस्टमेंट की कहानी नहीं है, क्योंकि ये आपको ग्लोबल स्टॉक पिकिंग के बारे में सिखाती है। लॉरेन टेम्पल्टन ने ग्लोबल शेयर मार्केट में नए मौकों को तलाशने के उन तरीकों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल जॉन टेम्पल्टन किया करते थे। तो आइए उनके इस एक्सपीरियंस से अब हम लर्न करते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी इन्वेस्टिंग द टेम्पल्टन वे। टेम्पल्टन फिलिप्स कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और प्रेसिडेंट लॉरेन टेम्पल्टन अपने अंकल जॉन टेम्पल्टन के सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हैं। मार्केट पायनियर और इस सदी के सबसे बेस्ट ग्लोबल स्टॉक चुनने वालों में से एक जॉन टेम्पल्टन के बारे में कौन नहीं जानता है। यह समरी आपको न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी स्टॉक चुनना सिखाती है। देशों के बीच खींची बाउंड्री की वजह से आपको क्यों अपना मौका खोना पड़े, क्यों न वर्ल्ड मार्केट को एक्सप्लोर करें और अपनी चॉइस को बढ़ाएं। लॉरेन ने जॉन टेम्पल्टन की कहानी सुनाकर यह बताया है कि कैसे वो अपनी सदी के सबसे बड़े वर्ल्ड स्टॉक पिकर बने। उनकी कहानी को सुनिए और अपने लिए बड़े मौके ढूंढिए और इन्वेस्ट कीजिए। सबसे बड़े सौदागर का जन्म, चैप्टर 1। लॉरेन टेम्पल्टन अपने अंकल सर जॉन मार्क्स टेम्पल्टन के बारे में बात करते हैं, जो अपनी सदी के सबसे बड़े वर्ल्ड स्टॉक पिकर्स में से एक बने। लॉरेन कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें अंकल जॉन फॉलो करते थे, जिसने उन्हें वो बनाया जिसके लिए वो फेमस हुए। तो कहानी कुछ इस तरह से है। मेरे अंकल सर जॉन मार्क्स टेम्पल्टन को सबसे बड़े वर्ल्ड स्टॉक पिकर्स में से एक माना जाता था। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका में स्टॉक्स चुने बल्कि उन्होंने दुनिया की ओर देखा और दूसरे देशों में भी अच्छे स्टॉक्स को चुना। अंकल जॉन एक अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर थे। एक वैल्यू इन्वेस्टर वो होता है जो किसी चीज को उसकी असली वैल्यू से कम कीमत में खरीदता है। अगर आप इसका मतलब नहीं समझते हैं तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। अंकल जॉन के पिता हार्वे सीनियर एक लॉयर थे। लॉ प्रैक्टिस करने के अलावा वो अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते थे। वो कॉटन जिन चलाते थे, इंश्योरेंस बेचते थे और जमीनें भी खरीदते थे। उन दिनों खेतों को ऑक्शन यानी कि नीलामी में बेचा जाता था। जब नीलामी में बोली लगाने वाले आगे नहीं आते तो हार्वे सीनियर उन प्रॉपर्टीज को खरीद लेते थे। जब भी कोई ऑक्शन चलता था जहां कोई बोली लगाने वाले ना आए तो वो वहां पहुंच जाते थे, क्योंकि बोली लगाने वाले न के बराबर होते थे। इसलिए जिन वैल्यू पर इन प्रॉपर्टीज को बेचा जाता था वो उनकी असली वैल्यू से काफी कम होता था। इस तरह उन्होंने बहुत दौलत कमाई और एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर यह मेरे अंकल के लिए पहला लेसन था। वो उन चीजों को खरीदते थे जो उन्हें लगता था कि उसके असली दाम से कम दाम पर खरीदी जा सकती थी। यह सबक आपके लिए भी है, क्योंकि इन खेतों की तरह जब स्टॉक की कीमत गिरती है या सेल पर जाती है तो बहुत कम खरीदार आते हैं, और जब स्टॉक की कीमत बढ़ती है तो बहुत से खरीदार आते हैं। अंकल जॉन ने अपना लेसन अच्छी तरह से सीखा था। वो जानते थे कि अगर कम लोग उन खेतों को खरीदने को तैयार हो रहे थे तो इसका मतलब यह नहीं था कि खेत सस्ते या बेकार थे। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उनकी असली वैल्यू उनके बेची गई वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने बचपन से सिर्फ यही एक सबक नहीं सीखा था, उन्होंने अपने पिता की गलतियों से भी सीखा। उनके पिता कॉटन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते थे। एक दिन हार्वे सीनियर कमरे में आए और अपने बच्चों से कहा कि वे इतने अमीर हो गए हैं कि उन्हें जिंदगी में फिर काम नहीं करना पड़ेगा। पर अफसोस के कुछ ही दिनों बाद हार्वे सीनियर ये कहने फिर से कमरे में आए कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। दौलत होने से लेकर दौलत खोने तक के इस हादसे ने अंकल जॉन को एक सबक दिया था। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और पेपर वेल्थ की कमजोरी के बारे में सीखा। करेंसी और बॉन्ड जैसे कई दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरह ही शेयर्स में भी पेपर वेल्थ यानी कागजी संपत्ति होती है।
पेपर वेल्थ का वैल्यू वो होता है जिस प्राइस में हमने इसे खरीदा है। ये प्राइस एक जैसा नहीं रहता। प्राइस में कोई भी बदलाव मार्केट के बदलाव पर डिपेंड करता है। आज जिसकी कीमत $150 है वो कल $5 की हो सकती है। अंकल जॉन के लिए यह दूसरा सबक था जो उन्होंने अपने पिता से सीखा था। वो सीख गए थे कि शेयर मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यह जरूरी नहीं है कि आज जो आपने खरीदा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है उसकी कीमत कल भी वही रहेगी। उन्होंने शेयर मार्केट के इस डायनामिक नेचर को पहचान लिया था। अंकल जॉन ये बात मानते थे कि हमें इंटरेस्ट लेने वाला होना चाहिए, ना कि इंटरेस्ट देने वाला। अंकल जॉन और उनकी पत्नी जूडिथ ऐसे शिकारी बन गए थे जो हमेशा से अच्छी डील की तलाश में रहते थे। वे सबसे अच्छी डील ढूंढने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करते। एक बार उन्होंने $200 का एक सोफा बेड सिर्फ $5 में खरीदा। अंकल जॉन की सौदेबाजी की आदत ने उनका काफी पैसा बचाया, जिससे वे इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। वो कीमतों के कम होने का इंतजार करते थे या फिर कीमतों को कम करने के लिए बार्गेनिंग करते थे। वे हमेशा ये पक्का करते थे कि वो कभी भी कोई इंटरेस्ट ना चुकाएं। वो उन लोगों से इंटरेस्ट लेते थे जिन्हें वो पैसे उधार देते थे। वो कभी भी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे जहां उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट देना पड़े। लेकिन ये सब सीखने के अलावा अंकल जॉन एक ऐसे शख्स थे जिन्हें सब कुछ सीखना था और आगे बढ़ना था। उन्होंने किसी से सुना था कि देश का सबसे अच्छा कॉलेज येल था, तो उन्हें वहां किसी भी तरह से पढ़ना था। लेकिन यह आइडिया नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस हाई स्कूल में पढ़ाई की थी वहां 4 साल तक मैथ्स नहीं पढ़ाया गया था, जो कि जरूरी था। तो अंकल जॉन सीधे प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पास न तो स्टूडेंट है और ना ही टीचर। तो अंकल जॉन ने खुद ही क्लास को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने 8 दोस्तों को इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए राजी किया और उन सभी ने एग्जाम भी पास किया। उनके आगे बढ़ने के नेचर ने उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। इसके अलावा उन दिनों में यह भी माना जाता था कि शेयर सिर्फ अमेरिका में ही खरीदने के लायक थे। लेकिन अंकल जॉन को पूरी दुनिया घूमने का शौक था, जो उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला था। इसलिए उन्हें दुनिया के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी और वे समझ पाए थे कि शेयर के बारे में यह बात सच नहीं थी। उन्हें सुनी सुनाई बातों में भरोसा नहीं था और वो जानते थे कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो किसी देश की बाउंड्री से बंधे हुए नहीं थे और इसलिए उनके सामने बहुत बड़े बड़े मौके आए। मार्केट के बारे में अंकल जॉन की समझ बहुत अच्छी थी। वो अक्सर कहते थे कि लोग हमेशा पूछते हैं कि बाजार अच्छा कहां है। वो कहते कि सही सवाल यह होगा कि कहां कमजोर है। वो ये समझ गए थे कि भीड़ जो करती है वो न करना इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे उनके पिता ने खेतों में इन्वेस्ट किया था। जब ऑक्शन में बोली लगाने वाले कम लोग होते थे, तब हार्वे सीनियर खेतों को खरीद लेते थे। सच तो यह है कि यही समझदारी आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत आगे तक ले जा सकती है। मार्केट को पछाड़ने के लिए थोड़ी सी समझ भी काफी है, क्योंकि बाकी सभी लोग मार्केट से डरते हैं। बस याद रखिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो या कुछ और, जैसे बाकी सब करते हैं, अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आपका रिटर्न भी उनके जैसा ही होगा। अगर आपको हर किसी से बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको भीड़ को फॉलो करना बंद करना होगा। पहला ट्रेट, मैक्सिमम पेसिमिज्म। चैप्टर 2। लॉरेन टेम्पल्टन कहते हैं कि स्टॉक हमेशा किसी कंपनी की सही वैल्यू नहीं बताता है। वो ये भी कहते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने का सही वक्त तब होता है जब उसकी कीमत कम हो। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पिछड़ गई थी। जैसा अंदाजा लगाया गया था, इकोनॉमी वैसी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और लगातार उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। पूरी दुनिया में मंदी थी, लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कंपनियों के शेयरों की जो भी कीमत है वो उनकी असली कीमत नहीं होती। ग्रेट डिप्रेशन ने स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव किया था और कंपनियों की वैल्यू उनकी सही वैल्यू से काफी कम लग रही थी। ऐसा तब होता है जब खरीदार बहुत ज्यादा किसी स्टॉक से उम्मीद लगा बैठते हैं और उसे खरीद लेते हैं। हर कोई इन शेयरों को तब तक खरीदने के लिए तैयार रहते हैं जब तक कि मार्केट ओवर वैल्यूड यानी कि जरूरत से ज्यादा कीमती ना हो जाए। बस इसके फौरन बाद ओवर वैल्यू होने की वजह से लोग अपने पैसे खोने लगते हैं, जिससे लोग निराश हो जाते हैं और अपने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देते हैं और फिर मार्केट क्रैश हो जाता है। किसी भी कंपनी की वैल्यू को सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस से नहीं नापा जा सकता।
स्टॉक प्राइस कभी भी किसी कंपनी की वैल्यू को सही तरीके से नहीं दिखा सकती। किसी भी कंपनी के स्टॉक की कीमत के पीछे कई वजहें शामिल होती हैं, जिनमें से कंपनी की असल वैल्यू भी एक वजह है। जैसा कि पहले बताया गया है कि स्टॉक खरीदने का सही वक्त तब होता है जब उसकी कीमत कम होती है, फिर चाहे आप स्टॉक खरीद रहे हो या स्टैंप जैसी छोटी सी चीज। ये स्ट्रेटजी आपको गाइड करेगी। दूसरा मिशन है अच्छी डील को ढूंढ निकालना, यानी कि एक बार्गेन हंटर बनना। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी एक्सपर्ट या किसी भी नौसिखिए को नहीं सुनना है। आपको सिर्फ अपने असेसमेंट पर भरोसा रखना है कि कोई स्टॉक अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि किसी स्टॉक में आपको फायदा पहुंचाने की काबिलियत है या फिर वो बस एक कहानी है? स्टॉक पहचानने के लिए नंबर को देखिए। स्टॉक प्राइस और उसकी अर्निंग पर शेयर का रेशो कैलकुलेट कीजिए। अगर ये नंबर उस कंपनी के कॉम्पिटिटर से ज्यादा हैं, तो आप जिस स्टॉक को देख रहे हैं वो ओवर प्राइस जोन में है। अगर किसी शेयर की कीमत उसकी कमाई से बहुत ज्यादा है, तो यह साफ है कि कंपनी को वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसे उम्मीद है। यह बात स्टॉक प्राइस के मामले में जरूरी है, लेकिन जैसा सोचा था वो वैसा रिटर्न भी नहीं दे रहा है। अगर आप किसी ऐसे रेशो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आप एक खराब इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप एक बार तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आप नाकाम होंगे। दूसरी तरफ जिन कंपनियों के सेल्स के साथ प्राइस का रेशो कम है, वो ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देने वाले शेयरों में से एक होते हैं। ये अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं। आपको उन कंपनीज की कंडीशन के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी की प्रॉब्लम को शेयर मार्केट तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी में कोई छुपी हुई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो आप पर बाद में असर करे। कंपनी से जुड़ी हर बात साफ होनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स मामूली होते हैं और कुछ बड़े। कभी कभी शेयर मार्केट छोटी छोटी न्यूज पर ओवर रिएक्ट करता है। जैसे एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो विजेट बेचने वाले प्लांट बनाने जा रही है। मान लीजिए कि कंपनी एक साल में प्लांट लगाने और उसे शुरू करने का प्लान बनाती है, लेकिन किसी कारण से प्रोडक्शन में देरी हो जाती है और इस प्लांट को शुरू करने में उन्हें 6 महीने का टाइम और लग जाता है। तो क्या ऐसे हालात में आपको अपना शेयर फौरन बेच देना चाहिए? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम परमानेंट है या टेम्परेरी। अगर ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है तो आप इस हालात का फायदा उठा सकते हैं और अपने शेयर को कायम रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी ऐसा नहीं करेंगे, जिससे कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरी ओर अगर प्रॉब्लम परमानेंट है तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब लोगों को मार्केट में अचानक से धक्का लगता है तो लोग घबरा जाते हैं। शेयर मार्केट में ऐसे हालात बन सकते हैं जिससे लोगों को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में हमेशा ऐसा होता रहता है। आप मार्केट के हर तरह के रिस्क से नहीं बच सकते, इसी से लोग घबराते हैं, लेकिन आपको शांत रहना चाहिए। मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं जो आपको मार्केट को और ज्यादा समझने में मदद करेगी। एक लड़का था जो नींबू पानी बेचकर गर्मियों के दिन में करीब $200 कमाता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने सोचा कि उसे नींबू पानी बेचने के बजाय अपना कर्ज उतारना चाहिए। इसलिए उसने अपना स्टॉल एक दोस्त को बेचने का फैसला किया। उसके दोस्त ने उसे $200 ऑफर किया। उसके दोस्त ने स्कूल जाकर अपने दूसरे दोस्तों को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। अगले दिन जब वो स्टॉल खरीदने गया तो उसके सारे दोस्त भी स्टॉल खरीदने के लिए पहुंच गए, और इससे पहले कि ये अपने दोस्त को $200 की ऑफर कर पाता, उसके दोस्तों ने ज्यादा ऑफर करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लड़का अपने स्टॉल को सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच पाता, बारिश शुरू हो गई। फिर अचानक सबका फैसला बदलने लगा। वे अब स्टॉल खरीदने के लिए तैयार नहीं थे और वहां से चल दिए। वहां खड़ा आखिरी शख्स भी वहां से चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर दूसरे जा रहे हैं तो जरूर कोई कारण होगा। कुछ वक्त बाद एक और लड़का आया और उसने स्टॉल को सिर्फ $50 में खरीदने का ऑफर दिया। लड़के ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन फिर उसने स्टॉल बेचने का फैसला किया, क्योंकि उसके लिए यही सबसे ज्यादा प्राइस का ऑफर था। शेयर मार्केट में ठीक ऐसा ही होता है। हर कोई वो चीज खरीदने के लिए दौड़ता है जो सब खरीद रहे होते हैं, भले ही वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। जब मार्केट में हलचल होती है तो हर कोई उसे बेचना चाहता है, और भले ही वो हलचल टेम्पररी क्यों ना हो। कोई भी शेयरों के अंडर वैल्यू होने पर खरीदना नहीं चाहता। जो लोग खरीदना चाहते हैं वे भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरे नहीं खरीद रहे हैं तो ऐसा ही करना अच्छा होगा।
उस लड़के की तरह आपको भी वक्त रहते पहले ही सिचुएशन को समझना होगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि रिटर्न कम क्यों है और क्या यह प्रॉब्लम टेम्पररी है। अगर ऐसा है तो आपको अपने शेयरों को रखना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं। अब समझते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर पैर रखना क्या होता है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में लॉरेन टेम्पल्टन ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं। वो लोकल मार्केट के बजाय ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फायदों के बारे में बताते हैं। ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाने से पहले जिन बातों पर ध्यान देना जरूरी है उनके बारे में भी बताते हैं। आपको ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद को सिर्फ एक लोकल मार्केट तक सीमित रखने की कोई वजह नहीं है। इसकी दो वजह हैं। पहला, अगर आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत उसके कॉम्पिटिटर से कम है, तो आपके सामने और भी ज्यादा ऑप्शन बढ़ेंगे जब आप ग्लोबल मार्केट की तरफ देखेंगे। इससे आपके कामयाब होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आपको किसी दूसरे देश में अच्छी और बेहतर डील मिल सकती है। ऐसा करने से स्टॉक के बड़े समुद्र में आपको अच्छी कीमत ढूंढने में आसानी रहेगी, लेकिन आपको सही देश ढूंढने की जरूरत है। अक्सर जब अंकल जॉन किसी देश को दूसरे देश से बेहतर बताते थे तो लोगों को लगता था कि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर अपना रिसर्च किया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, न कि उसके लोगों से। वे नहीं जानते थे कि अंकल जॉन लोकल मार्केट को देखकर ही अपना रिसर्च करते थे। वो टॉप डाउन एनालिसिस के बजाय बॉटम अप एनालिसिस करते थे। अंकल जॉन निचले लेवल से शुरू करते थे और वे किसी स्टॉक या कंपनियों को ध्यान में रखकर फैसला लेते थे, न कि पूरे देश की इकोनॉमी को। लोग लंबे वक्त तक ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाने से डरते रहे। कुछ सालों पहले तक लोग कहते थे कि इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका ही सबसे अच्छा मार्केट है। आजकल लोग कहते हैं कि उन्हें ग्लोबल मार्केट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन क्या यह बात फायदेमंद नहीं है? आपको लग सकता है कि यह एक रुकावट है, लेकिन क्या हर किसी को किसी बात में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है? दूसरे लोगों में इंफॉर्मेशन की कमी है, इसका फायदा उठाकर उनसे पहले ही आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू क्यों नहीं कर देते? ये सब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। आप ग्लास को आधा भरा देखना चाहते हैं या आधा खाली, इसका फैसला आपको करना है। इसके लिए आपको सच का पता करना होगा और उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसे समझने के लिए आइए अंकल जॉन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक मैक्सिकन टेलीफोन कंपनी खरीदना चाहते थे। अंकल जॉन ने सोचा कि कंपनी की रिपोर्ट पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने मैन्युअली उस देश के पॉपुलेशन की गिनती की और लोग जितना रेट देते थे दोनों को मल्टीप्लाई किया। इससे उन्हें कंपनी की कमाई का अंदाजा हो गया था। अंकल जॉन ने पाया कि कंपनी अंडर वैल्यू कैटेगरी में थी और उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। किसी भी कंपनी की असली वैल्यू का पता लगाने के लिए आपको भी रिसर्च करना होगा। आपको मैन्युअली हिसाब करना पड़ सकता है, न कि सिर्फ रिपोर्ट्स को देखकर फैसला लेना चाहिए। आपको गाइड करने के लिए पीई रेशो है। पीई रेशो किसी भी शेयर की कीमत और हर शेयर में कितनी कमाई हो रही है उसका रेशो है। अगर किसी कंपनी की कमाई ज्यादा हो और उसके शेयर की कीमत कम है तो इसका पीई रेशो कम निकलेगा। कम पीई रेशो वाली कंपनियां अच्छा फायदा दे सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ऐसी कंपनियां अंडर वैल्यूड हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको यह याद रखना चाहिए कि जब भी टेम्पररी मुश्किल आए तो आपको पीछे नहीं हटना है। इसके बजाय आपको ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए, जैसा कि उस लड़के ने किया था जिसने सिर्फ $50 में नींबू पानी का स्टॉल खरीदा था। आपको कमियों को पहचानना होगा और उसका फायदा उठाना होगा। बारिश की वजह से दूसरे लड़कों ने स्टॉल नहीं खरीदा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि बारिश टेम्पररी होती है। पीई रेशो और रिसर्च के अलावा अंकल जॉन को करेंसी ने भी फैसला लेने में मदद की। वो कम रिस्क वाली उन करेंसी में इन्वेस्ट करते थे जिन्होंने कम पैसे उधार लिए थे और जिनकी सेविंग्स भी ज्यादा थी। आज ऐसी कोई भी करेंसी मिलती नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं तो आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं। अगर किसी देश की गवर्नमेंट ने बड़ा लोन लिया है तो उस देश की करेंसी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अंकल जॉन भी उन देशों में इन्वेस्ट करते थे जहां एनवायरनमेंट रेगुलेशन कम थे। इससे लोगों को गवर्नमेंट की दखलंदाजी के बिना अपना फैसला लेने में मदद मिलती है। पॉलिटिक्स के नजरिए से अंकल जॉन उन देशों में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे जहां एक फ्री मार्केट होता था और वो देश कैपिटलिस्ट होता था। इसका मतलब यह है कि इन देशों में गवर्नमेंट के बीच में आए बिना लोगों को कुछ खरीदने या बेचने की पूरी आजादी थी।
अंकल जॉन सोशलिस्ट देशों में इन्वेस्ट नहीं करने की सलाह देते थे, जहां कुछ खरीदना और बेचना बिना गवर्नमेंट की अनुमति के मुमकिन नहीं है। उगते सूरज को सबसे पहले देखना, चैप्टर 4। यह चैप्टर उन स्टॉक्स के बारे में है जिन्हें नजरअंदाज किया गया है। यह उन्हें पहचानने का तरीका बताता है। लॉरेन टेम्पल्टन डिटेल में जापान में उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, जिसे सभी अमेरिकी इन्वेस्टर्स ने नजरअंदाज किया था। 1980 के दशक में अमेरिकियों को दिखा कि जापान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन अंकल जॉन ने उससे काफी पहले ही जापान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तब लोगों ने उनके फैसले की तारीफ नहीं की थी, लेकिन बाद में उनका फैसला काफी फायदेमंद साबित हुआ। लोगों को लगता था कि जापान सस्ते सामान बनाता है और कम पैसे में सामान बनाता है। अगर लोग थोड़ा और ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि जापान जल्दी ही एक पावरफुल इंडस्ट्रियल देश बनने वाला था। जिन शेयरों को नजरअंदाज किया जाता है उनके साथ भी यही होता है। लोग गलतफहमियों से घिर जाते हैं और मार्केट को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। वे जमीनी हकीकत को देखने की कोशिश ही नहीं करते और सिर्फ अफवाहों को सुनकर अपना फैसला ले लेते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आप ऐसे शेयर्स को खरीदें, वो ही ऐसी अफवाहों को फैलाते हैं। ऐसे नजरअंदाज किए हुए शेयर्स के साथ पेशेंस से काम लेना चाहिए। यह इंतजार कई सालों का भी हो सकता है। ये शेयर समुद्र में मछली की तरह होते हैं। हो सकता है कि आपको पता हो कि ये मछलियां कहां हैं और आपके पास सही चारा है, लेकिन यह भी हो सकता है कि अभी के हालात के कारण ये मछलियां चारा लेने से बच रही हैं। इसीलिए आपको बस इंतजार करना है। गलत इंफॉर्मेशन भी काफी खतरनाक हो सकती है। कुछ देशों के अकाउंटिंग रेगुलेशन गलत इंफॉर्मेशन या गलतफहमी की वजह भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप गलत फैसला ले सकते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। अंकल जॉन ने जब हिताची नाम की एक जापानी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इसी गलतफहमी का फायदा उठाया था। हिताची एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, जो असल में कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। इसकी पेरेंट कंपनी हिताची के पास कई कंपनियों की ओनरशिप थी। उस वक्त के अकाउंट रेगुलेशन की वजह से रिपोर्ट्स में कुछ गलतफहमी फैली थी। पेपर पर कंपनी नुकसान दिखा रही थी, लेकिन यह सच नहीं था। हिताची की कमाई में उसके नीचे आने वाली बाकी कंपनियों की कमाई नहीं दी गई थी। पी रेशो बहुत ज्यादा दिख रहा था, जबकि कंपनी की कमाई काफी अच्छी थी। जो लोग सोचते हैं कि एक से ज्यादा पी रेशो यह तय करने के लिए काफी है कि कंपनी खराब परफॉर्म करेगी, उन लोगों ने हिताची की सच्चाई को नजरअंदाज किया था। अंकल जॉन ने इसी गलत इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया। वो जानते थे कि वो कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, ऐसा जानकारी की कमी के कारण हो सकता है। आप शायद जापान के नियम को नहीं जानते होंगे, लेकिन और कोई भी नहीं जानता है, और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। अपने शेयरों को कंपेयर कीजिए और एक बेहतर डील ढूंढिए। अगर आप इस सवाल से परेशान हैं कि आपको अपने शेयरों को बेचना चाहिए या नहीं, तो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या इनके बदले कोई बेहतर स्टॉक मिल सकता है। अगर आपका जवाब हां है, तो यह आपके पुराने स्टॉक को बेचने का और एक नए स्टॉक को खरीदने का वक्त है। अंकल जॉन ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने जापान के शेयर्स को तब बेचा जब उन्हें कनाडा के बेहतर शेयर मिले। किसी भी गलत फैसले पर हिम्मत मत हारिए। आप स्टॉक बिजनेस में नुकसान से पूरी तरह से नहीं बच सकते। स्टॉक पिकिंग एथलेटिक्स की तरह है। हर कोई आपको आपकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर आंकता है, लेकिन आपको सिर्फ अपने फ्यूचर के परफॉर्मेंस को ठीक करना चाहिए। अपनी गलतियों को भूल जाइए, लेकिन उनसे सबक जरूर सीखिए। नेक्स्ट चैप्टर है इक्विटी की मौत या बुल मार्केट का जन्म, चैप्टर 5 और 6। इन चैप्टर्स में लॉरेन टेम्पल्टन 1970 के डिकेड में इक्विटी की मौत के बारे में बात करते हैं। इसमें प्राइस रेशो को यानी कि बुक रेशो को एक्सप्लेन किया गया है और टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट पर अंकल जॉन की राय पर भी चर्चा की गई है। 1970 के पूरे दशक में मार्केट ने बहुत ही कम रिटर्न दिया। हालत इतनी बुरी थी कि बिजनेस वीक के कवर पर द डेथ ऑफ इक्विटीज लिखा गया। लोगों को लगा कि शेयर्स का चलन खत्म हो जाएगा और वो पुरानी बात बनकर रह जाएगी। 30 साल बाद मैगजीन का वो एडिशन एक मजाक सा लगने लगा। आपको यह जानना चाहिए कि उन दिनों शेयर खरीदने वाला कोई नहीं था, सिर्फ आप ही खरीदार थे। अगर आप दूसरों की देखा देखी न करते तो बाद में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। इसके लिए बस आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत पड़ती। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ऐसे वक्त में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है।
जब एक बिजनेस मैगजीन कहती है कि शेयरों का दौर अब खत्म हो गया है और लोग ये मानने लगे कि स्टॉक का चलन खत्म हो रहा है, ऐसे में शायद आपको बार बार यह ख्याल आए कि क्या होगा अगर मैं अपना सारा पैसा खो दूं तो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में भी कभी इस तरह की बातें सुनते हैं तो याद रखिए कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। इन्वेस्ट करने के लिए यही सही वक्त है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट की जिस बात को अंकल जॉन सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो ये थी कि मार्केट वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताए गए एसेट वैल्यू से काफी कम होते थे। मतलब यह कि कंपनी की सही वैल्यू कागजों में नहीं लिखी होती थी। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर आपको लग सकता है कि यह इन्वेस्ट करने के लिए एक बेकार कंपनी है, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं होगा। एसेट वैल्यू और मार्केट वैल्यू की तुलना करने के लिए आप प्राइस इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। आसान भाषा में प्राइस या फिर बुक रेशियो में कंपनी के मार्केट प्राइस को टोटल एसेट से डिवाइड कर लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है। अच्छी डील ढूंढने वाले लोग उन कंपनियों को ढूंढना चाहते हैं जिनका बुक प्राइस रेशियो 1 या उससे भी कम है। प्राइस रेशियो के कम होने का मतलब है कि किसी कंपनी की टोटल एसेट्स जो कंपनी के उधार का भी हिसाब रखती है उसकी वैल्यू कागज पर दिखाए गए वैल्यू से कहीं ज्यादा होती है। यही वो कंपनियां हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं और जिनकी वाकई में काफी वैल्यू है, लेकिन पब्लिक इसके बारे में नहीं जानती। मैंने एक बार अंकल जॉन से पूछा कि वो टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करने के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उनसे यह सवाल पूछने का अफसोस है। जवाब में उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्हें याद है कि जब वो छोटे थे वो सड़क पार कर एक घर के आंगन की ओर भागे जहां भीड़ जमा थी। घर का मालिक अंदर गया और एक स्विच को झटका दिया जिससे पूरा घर जगमगा उठा और सभी लोग खुशी से झूम उठे। यह था इलेक्ट्रिसिटी का फैलना। कहानी सुनाने के बाद अंकल जॉन ने मुझे कई फाइनेंशियल मार्केट बबल यानी कि बुलबुले के बारे में बताया। मार्केट बबल एक ऐसी घटना है जब कीमतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है। ऐसे टेक मार्केट के बबल में वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन से लेकर टेलीविजन, कार जैसे बबल शामिल हैं। टेक इंडस्ट्री के साथ अक्सर यह होता है कि पब्लिक इनके शुरू होने के पहले ही इसे ओवर वैल्यू कैटेगरी में पहुंचा देती है। वैसे हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऑटोमोबाइल और इंटरनेट ने दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन एक डील ढूंढते हुए आपको सिर्फ यह जानना है कि क्या यह ओवर वैल्यू कैटेगरी में है या नहीं, जो कि ज्यादातर होते हैं। यहां तक कि महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन भी मार्केट बबल का शिकार हो गए थे और उन्होंने अपना काफी सारा पैसा खो दिया था। तो क्या आपको टेक कंपनियों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कैसे? 1999 के क्रिसमस के दौरान अंकल जॉन ने मुझे टेक्नोलॉजी के शेयर्स की एक लिस्ट भेजी जिसमें उन्होंने उसे शॉर्ट सेल करने के लिए कहा था। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टॉक की कीमत बढ़ने के बजाय उसके गिरने की उम्मीद की जाती है। आप अपने ब्रोकर को बताते हैं कि आप किन शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं। ब्रोकर इन शेयरों को आपकी ओर से किसी और से उधार लेता है। आप इन शेयरों के मालिक नहीं होते, फिर इन शेयर्स को फौरन बेच दिया जाता है, लेकिन आप अपने कर्जदार को क्या लौटाएंगे? इस टेक्निक में मार्केट में गिरावट आने के बाद अब आपका प्लान उन्हीं शेयर्स को खरीदने का होता है, इसलिए आप उन शेयर्स के गिरने की उम्मीद रखते हैं। आप इन स्टॉक्स को ज्यादा कीमत पर बेचते हैं और उनके मालिक को वापस देने के लिए कम कीमत पर फिर से खरीदते हैं। इसके बीच में आपको प्रॉफिट होता है। क्राइसिस का मतलब है मौका। चैप्टर 7 एंड 8। ये चैप्टर ये बताते हैं कि हम किसी भी क्राइसिस और पैनिक सेलिंग को अपना फायदा बना सकते हैं। लॉरेन टेम्पल्टन एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में भी बात करते हैं, जहां से उन्होंने भी सबक सीखा था। मार्केट के बारे में एक पुरानी कहावत है, जब सड़कों पर खून हो, खरीदारी करने का वही सबसे सही मौका होता है। यहां खून से मतलब किसी खून खराबे से नहीं, बल्कि मार्केट के क्राइसिस से है, जिससे लोगों को डर लगता है। लोग अक्सर शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं और किसी भी क्राइसिस में शेयर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में हुए हमले में यही हुआ था। मार्केट 17 सितंबर को खुला और सभी ने इस क्राइसिस से घबराते हुए अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। यह बात अंकल जॉन ने बहुत पहले ही समझ ली थी। वो जानते थे कि कैसे शॉर्ट टर्म नजरिए ने लोगों को गलत फैसला लेने पर मजबूर किया था और वो इस मौके का फायदा उठा सकते थे। आपको भी ऐसे मौकों को पहचानना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल घटना हो सकती है, जैसे कि कोई जंग या किसी देश के गवर्नमेंट के लिए खतरा।
नेगेटिव खबरें पॉजिटिव खबरों से ज्यादा मीडिया को अपनी तरफ खींचती हैं। नेगेटिव न्यूज की वजह से लोग घबराहट में अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और यही आपके लिए एक मौका होता है। और एक चीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए, वो है एशिया का फाइनेंशियल क्राइसिस। 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इसकी शुरुआत थाईलैंड की करेंसी के डीवैल्यूएशन से हुई। अमेरिका द्वारा दिए गए लोन बढ़ते ही रहे और बहुत से बैंक दिवालिया हो गए। थाईलैंड कर्ज में डूब गया। ज्यादातर एशिया के देशों में असल में बाहर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए थे और देश में बहुत ज्यादा पैसा आया था। इस कारण देश में ओवर डेवलपमेंट हुआ था। ओवर डेवलपमेंट की वजह से इतना रिटर्न जनरेट नहीं हो पाया था कि उसे पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को दिया जा सके। नतीजा यह हुआ कि इन देशों ने बेचना शुरू किया और इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा निकाल लिया। इसका शिकार हुए सभी एशियाई देशों में से साउथ कोरिया ने अंकल जॉन का ध्यान अपनी ओर खींचा। साउथ कोरिया की इकोनॉमी जापान के बराबर ही थी। जापान की ही तरह यह ऐसा देश था जिसने खुद को दोबारा खड़ा किया था। ये दोनों देश गरीबी से निकलकर एक इंडस्ट्रियल पावर बन गए थे। गरीबी से निकलने के लिए दोनों देशों ने दो बातों पर ध्यान दिया। पहला, उन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा लौटाने के लिए भारी सेविंग की, और दूसरा कि वे एक्सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन एक जैसे बैकग्राउंड के बावजूद अंकल जॉन ने कभी भी साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं की। इसके पीछे की वजह थी साउथ कोरिया की अपनी फाइनेंशियल मार्केट में सीमित पहुंच। 1992 के बाद ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को देश में पैसा लगाने की परमिशन मिली। साउथ कोरिया के लोगों को भी विदेशों से पैसे उधार लेने की इजाजत नहीं थी। ऐसे देश में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की होता है। साउथ कोरिया में इन्वेस्ट करने के लिए अंकल जॉन ने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई। साउथ कोरिया के गिरे हुए मार्केट में पैसा लगाने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड को चुना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक सही म्यूचुअल फंड मैनेजर को ढूंढना है जो आपके जैसा ही सोचता हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यह शख्स ऐसा होना चाहिए जो आपकी टेक्निक को ही आगे बढ़ाए। यह शख्स आपके पहले से ही तैयार की गई प्लानिंग को ठीक से पूरा करे। ज्यादा रिटर्न उम्मीद रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जब बॉन्ड बोरिंग नहीं होते हैं। चैप्टर 9 और 10। यह चैप्टर बॉन्ड मार्केट के बारे में है, और यह भी कि क्या हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इससे हमें जापान और साउथ कोरिया के बाद अगली बड़ी संभावना के बारे में भी पता चलता है। तो बॉन्ड मार्केट के बारे में क्या है? शुरू करने से पहले यह जानते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड एक तरह का लोन है जो इन्वेस्टर देते हैं और इसके बदले उसे लोन लेने वालों से इंटरेस्ट मिलता है। आपको बॉन्ड के बारे में एक बात जाननी चाहिए। बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर बॉन्ड की कीमत बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, और अगर बॉन्ड की कीमत घटती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मार्च 2000 में अंकल जॉन ने बॉन्ड लेने की हिदायत दी। इसकी एक वजह यह भी थी कि अच्छे डील की तलाश करने वालों के लिए यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। मार्केट में ज्यादा ऑप्शन था ही नहीं। मार्केट बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड था, इसलिए बॉन्ड लेना ही बेहतर था। दूसरी वजह थी कि फेडरल रिजर्व बैंक और अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर मंडरा रहे खतरे की तरफ उसके रिएक्शन के बीच का रिलेशनशिप। इंटरनेट का बबल लंबे वक्त तक चला। यह तब शुरू हुआ था जब लोग इंटरनेट की शुरुआत में टेक कंपनियों में जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट करने में लगे थे, जिसकी वजह से यह ओवरवैल्यूड हो गया था। जब इंटरनेट का बबल आखिरकार क्रैश हो गया तो कई अमेरिकियों ने खुद को गरीब महसूस किया और ज्यादा खर्च करना बंद किया। नतीजा यह हुआ कि देश में इकोनॉमिक रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी छा गई। लोगों को खर्च करने को बढ़ावा देने के लिए और पैसे को सस्ता बनाने के लिए अंकल जॉन का मानना था कि फेडरल रिजर्व जरूर इंटरेस्ट रेट को कम करेगा, और इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो क्या होता है। आइए बॉन्ड के बारे में जानते हैं। बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड की कीमत बढ़ने वाली है। इसका मतलब है कि ज्यादा रिटर्न। इस तरह बॉन्ड न सिर्फ आपके पैसे को सेफ रखने का ऑप्शन है, बल्कि एक ज्यादा कमाई का तरीका भी है। अब जबकि हम काफी कुछ सीख चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं? आपको किस ओर देखना चाहिए? याद रखिए कि अंकल जॉन ने जापान और साउथ कोरिया की ओर रुख किया था। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें कौन से देश में अपने लिए बड़ा मौका दिखता है, तो अंकल जॉन ने कहा था कि चाइना।
उनका अंदाजा था कि चाइना का हांगकांग के साथ जुड़ना हांगकांग को दुनिया में एक फाइनेंशियल सेंटर बना देगा। तो अंकल जॉन चाइना की ओर क्यों मुड़े? आइए जापान और साउथ कोरिया की ओर वापस चलते हैं। तीनों देश काफी बुरे हालात में चले गए थे और उन्होंने खुद को वहां से उबारा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जापान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लड़ाई के बाद जापान ने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन इन्वेस्टर उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। इसी तरह साउथ कोरिया कोरियाई वॉर की वजह से बुरी हालत में था। इसने डेवलप्ड देशों की मदद से 1960 के सालों में खुद को फिर से बनाया। जब इसने अपना डेवलपमेंट का सफर शुरू किया था तो बहुत कम लोग ही इसकी काबिलियत पर भरोसा कर पाए थे और चाइना के पिछड़ने के पीछे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन देश की पॉलिटिक्स ने इकोनॉमी को कमजोर कर दिया था। इसके लिए दो घटनाएं जिम्मेदार थीं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिनके लीडर थे चाइना के फाउंडर लीडर माओ त्से तुंग। 1958 में माओ ने जॉइंट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी डेवलप की थी। प्लान था कि सरकार ही एग्रीकल्चर की प्रोसेस देखेगी और उसमें से आने वाला पैसा स्टील इंडस्ट्री में लगाया जाएगा। इसका मतलब था कि लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का कंट्रोल होना। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट देशों में जहां फ्री मार्केट नहीं होता और ना ही प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है, वहां इन्वेस्ट करना फायदेमंद नहीं होता, बल्कि वो देश जहां फ्री मार्केट है और लोग गवर्नमेंट के कंट्रोल के बिना कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं, वहां इन्वेस्ट करना बेहतर ऑप्शन साबित होता है। इसके साथ साथ कल्चरल रिवॉल्यूशन ने चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। रेड गार्ड्स ने माओ को अपना सपोर्ट दिया था। ये वो स्टूडेंट ग्रुप था जिन्होंने माओवादी विचारों का साथ दिया था। इन रेड गार्ड्स को माओवादी विचारों को लोगों तक फैलाने के लिए बेहिसाब अथॉरिटी या पावर दी गई। इससे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी और देश और भी बेहाल हो गया था। लेकिन इकोनॉमी में गिरावट आने के बाद जापान और साउथ कोरिया की तरह ही चाइना ने भी अपने इन्वेस्टमेंट में हेल्प के लिए भारी सेविंग्स की। धीरे धीरे चाइना कैपिटलिस्ट देश बनने की तरफ बढ़ा। लेकिन अंकल जॉन जितना चाइना को पसंद करते थे और उसकी तारीफ करते थे, वो उतनी ही अच्छी डील भी चाहते थे। वो तभी इन्वेस्ट करते थे जब उन्हें दमदार डील मिलती थी, किसी और हालात में नहीं। अंकल जॉन की तरह ही अगर आप परफेक्ट डील करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट को दूसरों की तरह नहीं बल्कि अलग तरीके से देखना चाहिए। अपने आप को भीड़ से अलग रखिए और कभी भी भीड़ को कॉपी मत कीजिए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब हर कोई शेयर खरीद रहा है तो आपको शायद शेयर बेचना चाहिए, और जब हर कोई उसे बेच रहा हो तो आपको उन शेयर्स को खरीदना चाहिए। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको भीड़ से अलग सोचना होगा। और कमाल की स्ट्रेटजीज और लर्निंग से भरपूर ये बुक समरी अब अपने उस मोड़ पर है जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, यानी कि पहले पढ़े हुए सारे पॉइंट्स को रिवाइज करना। तो इस बुक के जरिए लॉरेन टेम्पल्टन ने अपने अंकल जॉन टेम्पल्टन की कहानियों को सुनाकर ग्लोबल स्टॉक पिकिंग के बारे में सिखाया। आपने न सिर्फ उनके अंकल के शेयर मार्केट के एक्सपीरियंस के बारे में जाना, बल्कि यह समरी आपको ग्लोबल शेयर मार्केट में अपने लिए नए मौके ढूंढने में आपकी हेल्प भी करती है। इस समरी ने आपको कई नए टर्म्स और स्ट्रेटजी के बारे में बताया जो आपको जरूर अच्छे रिटर्न देने में मदद करेंगे। अब आप ग्लोबल शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इस समरी की कौन सी बात, कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किस बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। केवल देश के ही स्टॉक्स नहीं बल्कि देश के बाहर भी ग्लोबल मार्केट में स्टॉक पिकिंग के लिए दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट समरी, है ना? तो अपनी लर्निंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल को और लर्निंग को इंप्लीमेंट करते रहिए। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।